बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर ईद स्पेशल में मैं वसीम बदामी आपको मुत्तहिदा अरब अमारात से खुश आमदीद कहता हूँ। ईद के मौके पर कुछ मुख्तलिफ रंग होता है, तो इसलिए आज हमने सोचा कि दुबई में आजकल मुकीम अफवाज पाकिस्तान के साबिक़ सरबरा और पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के घर जाया जाए और ज़रा उनसे कुछ इनफॉर्मल सी ज़रा गपशप की जाए, कुछ सियासी, कुछ गैर सियासी और कुछ ज़ाती नौइयत की बातचीत की जाए। मुशर्रफ साहब इस वक्त बैठे हुए, ज़रा उनसे सलाम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस मीटिंग यू। हमने कहा आपसे ज़रा सियासी हवालों से तो बातचीत होती रहती है, थोड़ा सा ज़रा वैसे भी कुछ गपशप होनी चाहिए। ये आपका स्टडी रूम, यहाँ पर आप ज़रा ये स्टडी बिल्कुल। अच्छा, ग्रेट। तो अभी आजकल क्या मसरूफियत है यहाँ पे, क्या चल रहा है? कल ज़्यादा तो फ्रैंकली किताब लिख रहा हूँ मैं, दूसरी किताब। एक और किताब लिख रहे हैं आप? ओके, दैट्स अ न्यूज़ फॉर अस। अच्छा, ये पहली किताब तो आपकी यहाँ पढ़ी हुई है, ये पढ़ी हुई है, पाकिस्तान इन द लाइन ऑफ फायर। हाँ, ओके। तो अब ये दूसरी किताब का आपने नाम सजेस्ट कर लिया है, तो सोच लिया है? अभी तक सोचा नहीं। अच्छा, लेकिन कब तक आपने इरादा किया है इसको रिलीज करने का? ये तकरीबन मैंने लिख ली है। अच्छा, आखिरी चैप्टर एक मैं सोच रहा हूँ, वो और लिखना है मैंने। ओके। और मेरे ख्याल में 1-2 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए और पब्लिशर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। सो मे बी बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर किताब आ जाए मार्केट में, मे बी। आई होप सो, बिल्कुल। अच्छा, चलिए, ग्रेट, ऑल द बेस्ट। तो ये आपकी किताब का ये बिल्कुल यही किताब है। ठीक है, अभी मैं इसको पब्लिक नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ दिखा दूँ कि अच्छा ये इसका एक रफ, मतलब आपने सारा कुछ में लिख लिया है कंप्लीट। बिल्कुल। इसके कुछ कंटेंट्स मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं देख लेता हूँ वैसे। ये चैप्टर्स है इसके। ओके, ज़बरदस्त। 10 चैप्टर्स। हाँ, 10 और एक और आएगा। ऑलराइट, ठीक है। इसके सिर्फ चैप्टर्स शेयर किए जा सकते हैं मुशर्रफ साहब लोगों से, ताकि ये थोड़ा सस्पेंस रखा जाए? शेयर कर लें। शेयर किए जा हाँ, सकते हैं? चलो, तो मुशर्रफ साहब की जो दूसरी किताब आ रही है उसके हम चैप्टर्स पहली मरतबा शेयर कर रहे हैं आपसे। तो इसका भी दूसरा चैप्टर है पाकिस्तान फर्स्ट एंड देन डाउनवर्ड स्लाइड। चैप्टर 4 इज द ईयर ऑफ चेंज। ईयर ऑफ चेंज मतलब वो 2008, जिसमें सारा जुडिशरी वाला, लाल मस्जिद वाला। ओके। देन माई लाइफ अब्रॉड, यानी कि उसके बाद जब आप वापस 2009 में जो मैं बाहर चला गया। ओके। एंटरिंग पॉलिटिक्स, APML की फॉर्मेशन और वो सारा कुछ। राइट। टेकिंग द प्लंज, वापस आया। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। हाँ, ये ओवरऑल जितने भी इन सालों में 2006 तक तो मैंने कवर किया हुआ था। सही है, उसके आगे जो अभी इतनी ज़्यादा जो हो रहा है वो सारा एक होलिस्टिक अप्रोच टू वॉर ऑन टेररिज्म, जो कुछ भी हो रहा है उसको मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है क्या है, वो सारी मैंने ज़बरदस्त में लिखी है। ओके। और चैप्टर 9 है रेप ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यूस। नो लेसन लर्न। इसका नो लेसन लर्न। नो लेसन, इसको आप इस तरह करेंगे, ठीक है? इसका ठीक है, नो लेसन लर्न। ये इससे मुराद वही है कि मतलब जो इस वक्त पाकिस्तान जो 2013 ऑनवर्ड्स, ये 2008 एंड 2013 ऑनवर्ड्स, 2008 to 13 People's Party government, 2013 onwards PMLN government. No lesson learned. और आखिरी है रिटर्निंग टू रूट्स, द पुल ऑफ ये पाकिस्तान। अभी तक सोचा नहीं है मैंने। ओके, यही चैप्टर लिखना है। ओह, ओके ओके, चलो सर, ऑल द बेस्ट। और ये आपने बैकग्राउंड में अपने कायदे आज़म की यही तस्वीर लगाई हुई है, इसकी कोई ख़ास वजह इस तस्वीर लगाने की? ये मुझे बहुत पसंद है ये तस्वीर। एक तो इनफॉर्मल है, दूसरा डॉग लवर थे कायदे आज़म, मैं भी एक डॉग लवर। बिल्कुल। अभी हमने देखा भी यहाँ पे भी घर पे आपके अभी भी, बल्कि अभी दिखाएंगे भी ज़रा व्यूअर्स को भी। ठीक है, तो चले सर ज़रा बैठ के थोड़ी सी गपशप की जाए। आ जाए। यहाँ बैठे? हाँ प्लीज़, आप यहाँ, ये मैं यहाँ। ओके, चलो आ जाओ। तो सर, और कैसी चल रही है ज़िंदगी, लाइफ इन दुबई? लाइफ इन दुबई इज़ गुड। अच्छा, आउटसाइड पाकिस्तान मे बी दुबई एंड लंदन सबसे अच्छी जगह हैं 2। अच्छा, ओके। एंड आउट ऑफ दीज 2 अगर मैं कहूँ आपकी फेवरेट प्लेस आउटसाइड पाकिस्तान, इफ यू हैव टू नेम वन? दुबई, क्योंकि ये पाकिस्तान के करीब है। सही है।
दोस्त, यार दोस्त वगैरह, पॉलिटिकल सपोर्टर्स, फैंस, वो आ सकते हैं आराम से। दुबई में आ जाते हैं। लंदन ज़रा दूर हो जाता है। आए सर प्लीज़ ज़रा कुछ वहाँ बैठ के कुछ। आपका बचपन आपने कहा शरारती था, किस तरह की शरारतें? बस हार्मलेस किस्म की, लेकिन करता था। स्कूल में प्रैंक्स कर दिए दोस्तों के साथ। जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी उसको छेड़खानी कर दी उसके साथ। ये करता था मैं। ओके। और आर्मी में आपका आना, ये बचपन से आपने एक बात सोची हुई थी, एक शौक था, या एक किसी इत्तेफाक के नतीजे में आप आर्मी में आए? नहीं नहीं नहीं, ये एक तो शौक था। वहाँ तुर्की में हम थे 7-8 साल। ओके। वहाँ जो डिफेंस अटैची 2 आए थे, कर्नल मुस्तफ़ा और कर्नल इस्माइल, वो दोनों बड़े स्मार्ट लोग थे और यूनिफॉर्म पहनकर बहुत ही जचते थे। तो मैंने उस वक्त से सोचा था ये यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। दूसरा, माय मदर, अम्मी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। वो मेरे बड़े भाई बहुत पढ़े लिखे थे, वो बहुत पढ़ने का शौकीन और इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल। उन्होंने कहा तुम CSP बनोगे। ओके। छोटा भाई बड़ा पैशनेट किस्म का, कंपैशनेट किस्म का, उसे कहा तुम डॉक्टर बनोगे। मैं ज़रा खिलंदड़ा था, पढ़ाई में इतनी शौक नहीं। उन्होंने कहा तुम फौज में जाओ, तुम पढ़ाई नहीं करो। तो उस वक्त से फौज। कभी आपने अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में सोचा था कि आप फौज में जाएंगे और एक दिन पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। मैं सोचता था फ्रैंकली, मेरे में वो जो एक होता है ना, बाज़ लोगों में बहुत एम्बिशन होती है। एम्बिशन बियॉन्ड मेरे पे बिल्कुल नहीं थी कि मैंने चीफ बनना है। भाई बनना है तो बन जाएंगे, अगर काम करो, अपना काम अच्छा करो। 16 आने काम करना चाहिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अल्लाह आगे, अल्लाह ताला देगा, जो कुछ भी है बनना है बन जाएंगे, नहीं तो नहीं। और जवानी कैसी थी आपकी मुशर्रफ साहब? उस जवानी से वाबस्ता क्या यादें हैं आपके? हाइलाइट्स क्या हैं आपके जहन में? वेल हाइलाइट्स, मैं बहुत फिट आदमी था। मैं बहुत, आई वॉज वेरी वेरी फिट, फिजिकली फिट। SSG में मैं गया था तो उसमें ये भागने में मैं बहुत अच्छा था। तो आई वॉज फिजिकली फिट। दूसरा, मेरे ख्याल में बाद में जंगें हुई हैं, ये जो डर और खौफ का जो है वो मादा मेरे में, मेरे ख्याल में बहुत कम था। समहाउ मुझे इतना डर नहीं लगता था। जो लोगों को मैं देखता था मेरे इर्द गिर्द के, मुझे वो फीलिंग नहीं होती थी डर की। तो दैट इज़ स्पेशली। एंड अदर देन दैट, एक मुझे सब कहते थे, मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि मैं बड़े लॉजिकली हर चीज़ को एनालाइज कर पाता हूँ। आई एम अ वेरी लॉजिकल थिंकर एंड लॉजिकल एनालिसिस में करता हूँ। और जवानी में तो फिर ज़ाहिर है फिर वो कुछ उस टाइप की भी शोहरत थी आपकी, ज़रा इधर उधर बातचीत, कहीं कोई जवानी के कोई फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइड, ये वो ये सारा? मेरी जो जिसको नहीं होती है वो अननेचुरल आदमी। अच्छा। हाँ। आपको याद है आपके जिंदगी का पहला क्रश आपको याद है कौन था? आई वोंट आस्क यू द नेम ऑब्वियसली। मेरे ख्याल में बहुत पहले, बहुत पुरानी बातें। हाँ। ओके। हाँ। और ये डॉग्स वगैरह, ये जो शौक है आपका, ये अभी मुझे इसको देख के आ गया, ये पहले से है या फिर बाद में विद टाइम डेवलप? नहीं, ये पहले से तुर्की में जब हम थे उस वक्त भी हमारे पास। आओ पाशा, पाशा, पाशा बॉय, कम बॉय, कम पाशा, कम। इसको आपने पाशा इसका नाम रखा हुआ है? हाँ। ओके। क्वाइट अनपाशा लाइक, छोटा सा है। कम पाशा, पाशा कम, पाशा। ये क्या सूंघ रहा है पता नहीं। अब कम बॉय, ये है जी पाशा। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट डॉग। और कुत्तों की खासियत आपको पता ही होगी, लॉयल्टी जो है ना, वफादारी। इंसान का तो कोई इंसान तो कतई नहीं हो जो ये वफादारी करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो ये आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है? हाँ, यस, ऑलवेज। मेरे इस्लामाबाद में भी मेरे पास वो बहुत बड़े कुत्ते थे, जर्मन शेपर्ड। हाँ, ओके। हाँ। ये बात ठीक है, जब 12 अक्टूबर हुआ था और फिर जब आप मतलब कॉकपिट पे सब हो रहा था, नीचे जनरल अजीज जब थे, तो आपने वेरिफिकेशन करने के लिए टू मेक श्योर कि नीचे वही जर्नैल है जो कि आप कह रहे हैं, आपने पूछा था कि मेरे कुत्ते का नाम बताओ। ये कन्वर्सेशन आपकी जनरल अजीज से हुई थी? नहीं, जनरल इफ्तिखार।
वो जो डिवीज़न कमांडर थे मलीर में, वो मेरे चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे थे जब मैं कोर कमांडर था मंगला में। उनसे उनको पता था मेरे कुत्तों का शौक, उनको पता भी था। हाँ, तो उन्होंने जवाब दे दिया। बडी एंड डॉट 2 कुत्ते थे मेरे पास। हाँ। और फिर वो एक ज़माने में वो पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी थी कि आपको इमरान खान ने कोई डॉग गिफ्ट किया था, पता नहीं आपने उन्हें कोई डॉग गिफ्ट किया था, वो क्या था? उसको कुत्ता चाहिए था, मैंने सुना था कोई, मैंने डायरेक्टली नहीं दिया। एक और मेरे कॉमन दोस्त हैं हमारे, हुमायूं गौर, जो जानते ही होंगे, उनके थ्रू जो मेरा कुत्ता था उसका जो एक छोटा पप जो पैदा हुआ था वो दिया था मैंने। अच्छा, आपकी जवानी की बात हो रही थी, शादी आपने क्या बहुत अर्ली एज में कर ली थी या एक अच्छी खासी? नहीं, फौज के मुताबिक, फौज में 26 ईयर्स होता है। अच्छा, एवरेज एज अलाउड एज। उससे पहले वो मैरिज अलाउंस, एक उसे डिस्टर्बेंस अलाउंस कहते हैं बाय द वे। वो डिस्टर्बेंस अलाउंस आपको 26 साल की उम्र पे मिलता है। ओके। तो आई मैरिड एट 26, थोड़े से 26 से पहले। तो वो इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज विद लव? या इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज। कंप्लीटली अरेंज्ड मैरिज? यस, कंप्लीटली अरेंज्ड, बट वी वर एंगेज्ड। मेरे ख्याल में कोई 2 साल हम एंगेजमेंट रही हमारी। बट इस रिश्ते से पहले, इस ताल्लुक से पहले आप लोग नहीं जानते थे नहीं दूसरे को? ओके, इंटरेस्टिंग। सो क्या एक मैरिड लाइफ बेहतर लाइफ होती है मुझे साहब, या बैचलर लाइफ का अपना एक मजा होता है? आई नो इट्स टू लेट टू आस्क दिस क्वेश्चन नाउ, बट दोनों की अपनी एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है एक मैरिड लाइफ के? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, जाहिर है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो अगर वाइफ और बच्चे दोनों अच्छे हों दैट इज बिकम्स एन एडवांटेज, और अगर वो अच्छे ना हो तो इट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। आपके ख्याल में मेरे एडवांटेज रहे हैं। आपके एडवांटेज। और आपके ख्याल में आप खुद एक अच्छे हस्बैंड हैं? मेरे ख्याल में तो हूँ। ये तो सवाल वाइफ से पूछना चाहिए। वैसे भैया है नहीं, वरना मुझसे पूछता। और फिर आपके बच्चे, पहले तो काफी व्यूअर्स को पता होगा, लेकिन अभी आपके चूंकि इस तरह के इंटरव्यूज बहुत कम ही होते हैं, जरा बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं? क्या? दो बच्चे हैं। आयला मेरी बेटी है, वो बड़ी है, और बिलाल बेटा है, वो छोटा है। और क्या दोनों क्या करते हैं? दोनों, एक आर्किटेक्ट है आयला, वो तो कराची में है, और बिलाल ज़्यादा वो एक्चुरियल साइंस में उसने ग्रेजुएशन की थी अमेरिका से, फिर मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उसने मास्टर्स किया अगेन, और एजुकेशन में भी मास्टर्स किया। वो स्टैनफोर्ड से किया है। सो ही इज इन, वो वहाँ पैलो एल्टो एक जगह है बिल्कुल स्टैनफोर्ड के, सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ है वो। बच्चों में से कोई आर्मी में? नहीं। इसकी वजह कोई खास? नहीं, कोई वजह नहीं है मेरे ख्याल में। माई वाइफ प्रॉब्ली, शायद हो सकता है उनका इन्फ्लुएंस, लेकिन मैंने ना उनको इनकरेज किया ना डिस्करेज किया। जो उनकी मर्जी है वहीं जाए। अच्छा, और ये आपकी गवर्नेंस पे या बाकी सारी बातों पे बहुत सारी तनकीद हो सकती है, हम भी करते हैं सारा कुछ, और जाहिर है हर किसी पर तनकीद से बालातर कोई नहीं है, लेकिन ये बात तो एक फैक्ट है, उसको बड़ा अप्रिशिएट लोग करते हैं और करना भी चाहिए, कि आप जब हेल्म ऑफ अफेयर्स में भी थे तब भी आपके बच्चों के लोग नाम भी नहीं जानते थे, पता भी नहीं होता था वो कहाँ है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। अक्सर महफिलों में पता चलता था अरे ये तो परवेज मुशर्रफ का बेटा है, पता ही नहीं होता था। इसकी क्या वजह थी? इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इसकी क्या खास वजह? पहली चीज़ तो अपब्रिंगिंग उनकी ऐसी की हमने कि हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड। कोई ये नहीं है कि प्रेसिडेंट के बच्चे हैं आप, क्योंकि हम भी एक ज़माने में बिल्कुल वहीं थे, ग्रास रूट लेवल पे, मिडिल क्लास फैमिली के। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम आसमान से मैं प्रेसिडेंट ही उतरा था, ये बात नहीं है। तो अपने एक दो कंपैशन होना चाहिए लोगों के लिए, ख़ास तौर गरीब के लिए। तो हमारी अपब्रिंगिंग वैसी ही हुई, तो वही अपब्रिंगिंग बच्चों की हुई है। एंड थैंक गॉड वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं। वो इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं, बल्कि अगर थोड़ा सा भी कहीं मैंने जैसे वो स्टैनफोर्ड में एडमिशन के लिए सोच रहा था वो, तो मैंने सोचा मैं कॉलिन पावल को बताता हूँ, और वो बट ही वो सो स्ट्रांगली उसने कहा बाबा कभी आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं आ गया, अगर मैं अपने उस पे बाजू पे ही आऊँगा, लेकिन लोग कहेंगे
कॉलिन पावल, मैं भी अपने दिमाग में समझूंगा कॉलिन पावल की तरफ, तो लेट मी डू इट माई सेल्फ। तो वो आ गया, वो अल्लाह के फजल से, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज वेल रेड। माशाल्लाह। हॉबीज क्या हैं आपकी? हॉबीज़ कोई ख़ास ऐसी हॉबी मेरी म्यूज़िक है, डेफिनेटली इट्स एन हॉबी। म्यूजिक, इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश कोई बहुत खास पाकिस्तानी, नहीं। इंडियन? ज़्यादा पाकिस्तानी, ओल्ड इंडियन। ओके। ओल्ड इंडियन पुराने गाने जो 50s और कौन आपका 60s। फेवरेट? मुकेश, CH आत्मा, मिक मुकेश, ये पंकज और सैगल, इसके इनके भी गाने उस लेवल के बहुत पुराने। बट देन आशा भोसले, ऑफ कोर्स, लता मंगेशकर, ये तो हैं, लेकिन इनके 60s और पहले, ये जो बाद में आ गए ना गाने 70s 80, ये अभी वाले जो है इनके, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल पाकिस्तानी बहुत अच्छे। बेहतर है। तो आजकल के पाकिस्तानी सिंगर्स में कौन आपका फेवरेट? आजकल के जनरली मैं आजकल के इतने मैं सुनता नहीं हूँ, अदर देन मेरे ख्याल में अब मैं देखने लगा हूँ ये कोक स्टूडियोज, एक तो बहुत ही अच्छा उसमें लोग, उसको मैं देखता हूँ। फिर एक नया ये सचल स्टूडियो है लाहौर में, उनकी मिक्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। बाकी रियली आजकल के जो हैं, राहत फ़तेह अली खान ज़ाहिर है उसके है, और कौन है, अब नाम मुझे इतने याद नहीं आ रहे। और अच्छा, मैं अगर आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? बॉलीवुड एक्टर, अब सब तो वो शाहरुख खान कह देते हैं, तो मेरे कोई ख़ास ऐसा फेवरेट नहीं, क्योंकि मैं इतनी मूवीज़ नहीं देखता हूँ, इंडियन मूवीज़। एक्ट्रेस तो जाहिर है वो शक्ल से आदमी वो हो जाता है इम्प्रेस, तो उसकी मोर देन एक्टिंग द ब्यूटी उसमें है। वेल देयर आर अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। एंड इफ यू हैव टू नेम वन? Well, Aishwarya Rai was definitely very beautiful, and now Katrina Kaif is definitely very beautiful. और पाकिस्तान में कोई है आजकल के एक्टर एक्ट्रेस, कोई ज़हन में, कोई नज़र में, जिनका आपको काम या पर्सनालिटी इम्प्रेस करती हो? कोई ख़ास अगेन मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा। चले, अभी का मौका है इसलिए हम ज़रा उसको एक एक्टर से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है मुशर्रफ साहब, तो आप क्या कहेंगे? मतलब मेरी लाइफ में अचीवमेंट फ्रैंकली अपना डंडोरा नहीं पीटना चाहिए। आई हैव गॉड हैज बीन वेरी काइंड, तो गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड। अचीवमेंट, बिगेस्ट अचीवमेंट देखें, बिगेस्ट अचीवमेंट इज माय डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, और मुल्क को एक प्राइड और एक कॉन्फिडेंस देना, आवाम को कॉन्फिडेंस देना, अपने मुल्क में एक उनको फ़ख्र देना, प्राइड, वो मैंने दिया। आफ्टर माई 7-8 years ऑफ पाकिस्तानी बाहर आते थे तो उनकी एक इज़्ज़त थी, मैंने उन्हें पाकिस्तानी कहते थे अपने आप को, उनको एक इज़्ज़त मिलती थी हर जगह। तो ये मेरे ख्याल में बिगेस्ट अचीवमेंट, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस मुल्क में और इंटरनेशनली, उस परफॉर्मेंस की वजह से ये हुआ। वो कह रहे हैं चाय भी तैयार है, तो चाय के टेबल पे चलने से पहले बिगेस्ट रिग्रेट क्या है आपकी लाइफ का, ये बता दें, फिर हम चाय के टेबल पे चलते हैं। एक चीज मेरे ख्याल में बिगेस्ट रिग्रेट तो नेशनल लेवल ही का है कि 2007 में डाउनफॉल जो मेरा हुआ, क्योंकि 1-5 साल और मिलते तो उसमें बहुत कुछ हमने करना था। अच्छा, बहुत कुछ प्लान थे हमारे, जो थर्ड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन मैं कहता हूँ हमेशा। 2 स्टेज हो गए, तीसरे में करना था कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, कालाबाग डैम, ये सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे थे। अगले 5 साल में इसको करेंगे और फिर स्टेबलाइज कर लेंगे एक डेमोक्रेसी को, जो सूटेबल फ्रॉम पाकिस्तान एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक बना देंगे उसे। तो वो सारा नहीं हुआ। तो आपकी जिंदगी का एक साल जो आप चाहें कि काश आपकी जिंदगी में ना आया होता, तो वो 2007 है। यस, चले सर, जरा कुछ बाकी बातें जरा चाय वाय की टेबल पे। ओके।
पूछ रहा था अभी यहाँ बैठ के आपने सियासत में नजर रखी हुई है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो सिलसिला चल रहा है? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है। कराची तो वैसे भी आपका शहर, और वहाँ पे तो बहुत कुछ हो गया। आपको हैरानगी है कराची में, आपने सोचा था कि हालात वो हो जाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर वाइज तो बहुत ही बेहतर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छे हो गए। पॉलिटिकली आपने सोचा था कि हालात वो हो जाएंगे जो आज हैं, कि एक MQM है जो कि कह रही कि हम MQM पाकिस्तान है, हमारा अल्ताफ़ हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन ने एक अलग बयान दे दिया। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो गई कराची की पॉलिटिक्स। हाँ हुई है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और वो आई वुड से ये लीडरशिप की फ्लॉज हैं। हाई टाइम एक लीडर को देख लेना चाहिए कि कब उसकी प्रेजेंस की वजह से कम्युनिटी को या उनके जो सपोर्ट एलिमेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। ही शुड हिमसेल्फ रियलाइज एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज। अब वो नहीं होता है तो ये जो बातें आई हैं, रॉक, बत्ताखोरी, टेररिज्म, किलिंग, उसमें ये दे हैव बीन ब्रांडेड डाउन। सो MQM हैज लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल फ्यूचर। You think अल्ताफ साहब should have realized कि it's the high time कि अब मुझे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को राइट पे करके दूसरी लीडरशिप, आपको लगता है ऐसा? एब्सोल्युटली। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसका फिर अब MQM को पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जो उन्होंने कह दिया, I don't even want to repeat the words, वो आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा? वो जो नारा लग गया और फिर उसको उन्होंने इंडोर्स किया, what may be the reason? You were shocked? आपका पहला रिएक्शन क्या था, आपको पता लगा ये हो गया है? बिल्कुल, आई एम शॉक्ड बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन कि मुहाजिर कम्युनिटी जो अपना घर बार छोड़ कर आई है यहाँ, विच इंक्लूड्स मी, वो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहें। You cannot even think about it. हाँ, तो आई एम शॉक्ड कि ये कैसे ये है। You think the reason was his frustration कि जो कुछ हो रहा है उनके ख्याल में, जो कुछ उनकी पार्टी के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, उसकी वजह से उन्होंने ये कह दिया फ्रस्ट्रेट होके, या आपके ख्याल में ये कोई एजेंडा और ऐसा कुछ था, ऐसे ही नहीं कह दिया? ये भी हो सकता है जो आपने कहा, लेकिन एक और जो बड़ी चीज़ मुझे देखिए, थोड़ी बहुत मुझे हमेशा सस्पिशंस होती हैं इस वक्त। इंडिया, जो लोग बहुत कहते हैं आप जी इंडो सेंट्रिक हैं, मैं इंडो सेंट्रिक नहीं हूँ, मैं रियलिटी देखते हुए बात करता हूँ। इंडिया इस वक्त मिलिट्री को छोड़कर इट इज़ हर बात ट्राई कर रहा है पाकिस्तान को वीकन करने का, मे बी डिसइंटीग्रेट करने का। उसमें ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो वहाँ बैठे हुए अगर इनका रॉ से कांटेक्ट है, रॉ का डेफिनेटली UK के, अपने ब्रिटेन के जो MI6 है उनसे डेफिनेटली ये इंटेलिजेंस एजेंसी सब होता है, नेक्सस होता है। अब क्या वो करवा रहे हैं? आर दे द वन हु आर डूइंग दिस? बलूचिस्तान में तो सेपरेटिज्म कर रहे हैं। आर दे ट्राइंग टू इंडक्ट सेपरेटिज्म और दिस काइंड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इन सिंध, कराची? आप इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं करते कि इसके पीछे कहीं ना कहीं से कोई एक इंडियन कनेक्शन है? इसको भी रूल आउट नहीं हो सकता है। सो नाउ यू थिंक कि ये जो भी इंडियन कनेक्शन या रॉ की और MQM की कनेक्शन की बातें होती हैं उसमें सदाकत हो सकती है आफ्टर दिस? MQM की आपने क्या कहा? MQM की? हाँ, नहीं, ये MQM की ना कहा। द रीजन बीइंग व्हेन यू से MQM ऐसे लगता है कि सारे MQM के सारे ही लोग नहीं भाई, ऐसे इट इज नॉट द केस। एक आदमी अगर बाहर से बैठा हुआ, कुछ टॉप के लोग होंगे जिनका आइडिया शायद हो कोई उसका, उनके हाथों में वो खेल रहे हैं। अदर देन दैट, और वो फिर कोई दे मे बी हैविंग सम पीपल इन पाकिस्तान, इवन वन कैन गो टू द मैक्सिमम लिमिट इन कराची, जो इनको वो यूज कर रहे हों टू स्प्रेड देयर थॉट्स इनटू द कम्युनिटी। अदर देन दैट बिल्कुल MQM को सिर्फ रिफ्रेश करूंगा। आप समझते हैं कि MQM की टॉप लीडरशिप या टॉप पे बैठे हुए कुछ लोग वो इंडियन एजेंट्स या रॉ से किसी तरीके से राब्ते में हो सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी है। या आप समझ? यस। अब इस सब का आपको क्या लगता है मंजरनामा क्या बनेगा क्या पॉलिटिकली? बिकॉज अब आज की रियलिटी ये है कि फारूक सत्तार साहब एक पूरा अपना एक लेकर खड़े हो गए। वो कहते हैं कि जनाब हम हैं अब SL MQM और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है अल्ताफ हुसैन साहब से। अब कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये सब एक ड्रामेबाजी है, ये मैच फिक्स है दोनों के बीच में।
दोनों ने ये रियलाइज किया है सिचुएशन को देखते हुए कि अभी यही तरीका है अपने आप को बचाने का, और जब चीजें जरा कूल डाउन हो जाएंगी तो दोबारा अल्ताफ साहब आ जाएंगे और टेक ओवर कर लेंगे। एंड फ्यू बिलीव कि नो दिस इज नॉट द केस। MQM पाकिस्तान रियली वांट्स टू गेट रिड ऑफ अल्ताफ हुसैन साहब। आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? आई कांट कमेंट, मुझे पता नहीं है, रियली तो कंफ्यूज स्टेट है। लेकिन ये समझना कि ये ठीक हो जाए तो अल्ताफ हुसैन साहब वापस आ जाएं, मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब की एक तो हेल्थ भी इजाज़त नहीं देती है उन्हें कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में, एक्टिवली लीड करें पार्टी को जैसे पहले कर रहे थे। तो उसका भी उन्हें ख्याल होना चाहिए। आज समझ उनको खुद वॉलंटरी स्टेप डाउन करना चाहिए मेरे ख्याल में। यस, में करना चाहिए। यस। आपकी अल्ताफ हुसैन साहब से वन ऑन वन इंटरेक्शन हुई जब आप या कभी यूके गए तो आपकी वन ऑन वन कोई मीटिंग अल्ताफ हुसैन साहब? कभी ऑफिशियल मीटिंग एक भी दफा मेरी हुई ही नहीं कभी? कभी कभी आपने उनको मैसेज भिजवाया, क्योंकि आप उस जमाने में कोशिश कर रहे थे कि MQM को स्ट्रीम लाइन में लाए सारा कुछ, आपने उनको मैसेज भिजवाया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कि आप आ जाएं पाकिस्तान वापस? अब क्या मसला है, क्या इशू है? जब मैं प्रेसिडेंट था? जब आप प्रेसिडेंट? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। अच्छा। और कभी सतह पे कोई, उन्होंने भी कभी कोई विलिंगनेस जाहिर नहीं की कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ? नहीं। ये ऐसा कोई? मुस्तफा कमाल साहब आपको लगता है कुछ कर सकेंगे कराची की पॉलिटिक्स में? देखिए, मैंने कहा है कि मुस्तफ़ा कमाल खुद एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल तो अच्छा, एज ए नाजिम कराची का वो अच्छा परफॉर्मेंस थी, डायनामिज्म उसने दिखाई, एनर्जी दिखाई और उसने काम करवाया। लेकिन वेदर वो पूरी कम्युनिटी, मुहाजिर कम्युनिटी को की सपोर्ट ले सकेगा या नहीं, उस पे इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आई डाउट। खुशबू मुझे बड़ी अच्छी आ रही है, तो कुछ ला रहा होगा, ले आओ। पैनामा से निकल जाएंगे आपके दोस्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख्याल में? मैनेज कर लेंगे? इसका मुझे नहीं, निकलना तो बड़ा मुश्किल है, निकल नहीं सकेंगे, फंसेंगे आपके ख्याल? लेकिन फंस के प्राइम मिनिस्टरशिप उनकी जाएगी और नई गवर्नमेंट आएगी या नहीं, वो उस पर थोड़ा सा शक है मुझे। अच्छा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम पे मैं कहना चाहूँगा कि हम ये करप्शन को अब मसला नहीं समझते। हाँ, मसला अब नहीं समझते हैं, कुछ ऐसे हम बेहिस हो गए हैं हम कि वी डोंट कंसिडर करप्शन टू बी, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ टेरेबल। लेकिन अगर आपको लगता है नवाज शरीफ साहब प्रॉब्लम में आएंगे तो कैसे आएंगे, मतलब क्या होगा? पब्लिक प्रेशर आपको लगता है इतना बिल्डअप हो पाएगा कि वो स्टेप डाउन करें या नहीं लगता? पब्लिक प्रेशर तो ये ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान पंजाब में बिल्डअप कर रहे हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं इनके, हर जगह आते हैं। तो देयर इज़ नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान के माहौल में पाकिस्तानी तब्दीली मांग रहे हैं। देयर इज़ जस्ट नो डाउट अबाउट इट, तब्दीली वो मांग रहे हैं। बाई इलेक्शन होता है, मुस्लिम लीग वो जीते। देखें, बाई इलेक्शन गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट मशीनरी है। मैं ये कहता हूँ ना, तीन जो चीज़ें हैं, पटवार, कचहरी, थाना कचहरी, पटवार, इसको यूज़ करते, मिसयूज़ करते हैं, ब्लेटेंट मिसयूज़, जिसमें लोगों को विक्टिमाइज करते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों के ऊपर 10-10 केस कर देंगे, FIR लॉन्च कर देंगे। तो ये एक अजीब सा निज़ाम बन गया है पाकिस्तान का कि लोग डरते हैं ऑपोजिशन में होते हुए, तो उस तरफ जाते हैं, क्योंकि हुकूमत में जो अगेन मैं क्रिटिसाइज करूँगा पब्लिक को। ओके, ये रायवंड की तरफ मार्च हो रहा है ईद के बाद, इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगा नवाज शरीफ साहब के लिए? ये कर सकेगा बिल्कुल मेरे ख्याल में, क्योंकि सड़कों में तकरीरें करने वो तो हो गया, दे डोंट केयर। वो धरना जो हुआ था 3-4 महीने रहा, उसको सह लिया 126, तो वो सह लिया उन्होंने। तो ये क्या है, ये छोटी मोटी आप तकरीरें करते रहे, कुछ नहीं हो। लेकिन अगर ये रायविंड जाते हैं तो रायविंड में जाकर क्या करते हैं उधर? ही अगर आगे बैठ जाते हैं, जिस तरह धरने में बैठ गए थे, फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब के लिए? नहीं, आई डोंट थिंक। अगर बाहर जाकर बैठ जाते हैं, अच्छा, और बाहर बैठे रहते हैं, बैठे अंदर तो घुसने से रह क्या करते, घर है वो तो किसी का। तो ये आप पर्सनली वैसे रायविंड मार्च की हिमायत करते हैं या आपका ख्याल है कि किसी के घर के घेराव की हमें रिवायत नहीं डालनी चाहिए? नहीं, ये मासूमाना सवाल है मेरा आपसे। मैं जो तुमसे पहले पूछना था कि कितने तुमने मासूमाना सवाल करने आए। ये मैं हो रहा है बीच में। ये तुम्हारी टर्म जो है ये तो कैचअप कर गई है पूरी, सब इस्तेमाल करते हो। पार्लियामेंट बड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरे ख्याल में ये पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा क्या कहना चाहिए तशद्दुद, विक्टिमाइजेशन, वेंडेटा, गलत केसेस हो गए हैं, तो एवरीथिंग इज देन फेयर। ये कहना कि जी अब ये टैबू है जी, देखे ना दूसरे का करे, ये अब ख़त्म हो गया, ये नहीं। तो आप रायवेंड मार्च की हिमायत करते हैं? वेल मैं चेंज की हिमायत करता हूँ, तब्दीली आनी चाहिए। कैसे भी है, किसी भी तरीके से? बिल्कुल तब्दीली, क्योंकि वो पाकिस्तान के हक़ में। मैं सबसे पहले पाकिस्तान सोचता हूँ। पाकिस्तान नीचे जा रहा है, पाकिस्तान को हर तरफ से ख़तरा है, अंदरूनी और बैरूनी। तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे इस ख़तरे से? पाकिस्तान नीचे जा रहा है और इस नीचे जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदार शख्सियत हुकूमत है। इमरान खान साहब बन पाएंगे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म? फ़िलहाल तो मैं उसकी चांस कम देख रहा हूँ। फिर कौन? भाई यही माहौल है। कोई नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा। हाँ राइट। मेरे आपने बाई इलेक्शंस की बात की है, बाई इलेक्शन में वो जीत जाते हैं। अब अगर इलेक्शंस होते हैं वो भी जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। PMLN, पीपल्स पार्टी, और ये जो भी दुबई वुबई बैठे सब वापस चले जाएंगे कराची। अच्छा, लूट शुरू करो जी, दोबारा शुरू कर, पार्टी टाइम ऑन हो जाएगा इनका दोबारा ऑन है। ओके, चले सर जरा बस प्रोग्राम के आखिर में थोड़ा सा हम ये आपके घर से बड़ा अच्छा एक नज़ारा भी है, तो बस वहाँ थोड़ी सी गपशप करते हैं। चलें। और फिर ये ईद तो आप यहाँ मना रहे हैं अपनी इस घर में। अगली ईद यानी कि रमज़ान ईद आएगी तकरीबन, अब से काफ़ी है, 6-7-8 महीने हैं। आप कितना शोर है कि पाकिस्तान में मनाएंगे अगली ईद? उम्मीद रखता हूँ, उम्मीद है। इम्कान ज़्यादा इस बात का है कि पाकिस्तान में मनाएंगे या ज़्यादा इस बात का है कि पाकिस्तान से बाहर मनाएंगे? पाकिस्तान में बनाऊँगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। सही है। मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, अगर आपको उनको ईद विश करनी है तो आप किन अल्फाज में? इफ्तिखार चौधरी साहब को अगर आपने ईद विश करनी हो या ईद के मौके पर कोई मैसेज देना हो, क्या कहेंगे? क्या मैं उन्हें क्या मैसेज देना ही नहीं चाहता हूँ मैं। उन्होंने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, किसी और शख्स ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, लीगल स्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुँचाया। अच्छा, आपके दौर में वज़ीर दाखिला थे एक सूबे के, वो अपनी ईद जेल में गुजारेंगे, वसीम अख्तर साहब। तो यानी कमेंट या कोई पैगाम या कुछ? आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। ये मैं 2-3 नाम लेता हूँ, इनका नाम सुनने के बाद आपके जहन में जो एक पहली बात आए वो बताइएगा। आसिफ अली जरदारी, करप्शन, नवाज शरीफ, इनकॉम्पिटेंस, राहील शरीफ, वेरी पॉपुलर मैन, अल्ताफ हुसैन, लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। राइट। और बिल्कुल आखिरी मैं कुछ नाम लूँ, आप बताइएगा कि आप इफ़ यू हैव टू चूज़ वन ऑफ दीज टू, तो आपके ख्याल में कौन बेहतर है? मरियम नवाज, हमजा शहबाज? दोनों को मेरे ख्याल में आई वुडंट लाइक टू कमेंट। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी? अगेन आई डोंट नो टू कमेंट। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ? कौन बेहतर है? आप कौन बेहतर? शहबाज शरीफ। अच्छा सर। एंड चौधरी निसार, इसहाक डार? चौधरी निसार डेफिनेटली। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी? बिलावल। अल्ताफ हुसैन, फारूक सत्तार? नो कमेंट, नो कमेंट। और सर फाइनली कुछ शेर व शायरी से शौक हो, कुछ है? हाँ, कोई शेर याद हो तो सुना दें। मुझे कोई खास याद नहीं। हाँ चले, फिर आखिर में आज ये ईद का मौका है, हमने इतने कैजुअल उसमें, तो हमें अभी भी तक याद है वो एक पाकिस्तान का इवेंट था जिसमें आप मिली नगमे पे, तो कोई मिली नगमा ही हमें कोई एक लाइन तो कोई गुनगुना के सुना दें। नहीं, गुनगुना के नहीं गा सकता मैं। अच्छा। नहीं, हाँ, बट मिली नगमे ज़ाहिर है बहुत मुझे पसंद है। ओके। हाँ, बोले मुशर्रफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, एंड थैंक्स अगेन फॉर थैंक यू वेरी मच।